हेलो दोस्तों, मैं नवीन कुमार। मैं आप सभी के सामने सीटेट का जो एग्ज़ाम 7 जुलाई का होने वाला है, सीटेट पेपर 2 साइंस का पूरा थ्योरी, पूरा कंप्लीट थ्योरी, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में पूरा थ्योरी लेकर के आ गया हूँ। कृपया आप सभी परीक्षार्थी ध्यान से देखिए और समझिए। जो नए हैं, जो एक या दो बार एग्ज़ाम दे चुके हैं या जो फिर से एक बार और देने वाले हैं, सभी छात्रों के लिए यह पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कृपया ध्यान से मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद। मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। चैप्टर है बायोलॉजी। एनसीईआरटी पुस्तक पर आधारित है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ पौधे के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है। इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। मधुमक्खियां फूलों से मकरंद एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। केले का पौधा जो भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। कुछ पौधे जहरीले हो सकते हैं। पशु भोजन, जो जंतु केवल पादप खाते हैं शाकाहारी कहलाते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं मांसाहारी कहलाते हैं। और जो जंतु पादप और प्राणी दोनों खाते हैं उसे सर्वाहारी कहते हैं। अलग अलग खाद्य पदार्थ सामग्री, प्रत्येक व्यंजन या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। ये 5 गो होता है मेरे भाई, याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा होता है। याद रखना है, पहला होता है मंड और दूसरा होता है शर्करा। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट में दो चीज होता है, एक मंड एक शर्करा, और हमें क्या प्राप्त करती है? ऊर्जा प्राप्त करती है। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। याद रखिएगा, ऊर्जा दो तत्वों से मिलता है, पहला कार्बोहाइड्रेट और दूसरा हो गया वसा। कॉपर सल्फेट विलयन कैसे बनता है? 100 ग्राम मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है कॉपर सल्फेट विलयन। 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभिष्ट कास्टिक सोडा का विलयन मिल जाएगा। ऊपर वाला में क्या पढ़े थे? 100 ग्राम मिलीलीटर जल में 2 ग्राम और इसमें 10 ग्राम। आगे आते हैं, हमारे शरीर के लिए विभिन्न पोषक। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। याद रखिए, प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन का काम क्या है? वृद्धि करना और स्वस्थ रखना। और कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है? ऊर्जा प्रदान करना। वसा का काम क्या है? ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करता है। शरीर की रक्षा करता है रोगों से।
हमारी आंख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायक होता है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जानते हैं। विटामिनों के एक समूह को बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। याद रखना है, विटामिनों के समूह को बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। सही बात है। अब आते हैं अलग अलग विटामिनों के बारे में। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी शरीर को सहायता करता है। याद रखना है, विटामिन ए आंखों को स्वस्थ रखता है, सी रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है और डी अस्थियों, दांतों को कैल्शियम देता है। हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। वह चावल में बहुत ज्यादा होता है कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। आहारी रेशे को हम रुक्षांश भी कहते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश की पूर्ति पादप उत्पादों से होती है। तो जितना भी रेशे और जल की मात्रा वाला भोजन है उसको रुक्षांश के नाम से जानते हैं और वो पाया जाता है पादप भोजन में। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल होता है। अब आ जाते हैं संतुलित आहार। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक और न ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार के मतलब रुक्षांश होना बहुत जरूरी है, पोषक तत्व होना बहुत जरूरी है। छिलका उतार कर आदि सब्जियों एवं फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके विटामिन कुछ नष्ट हो जाएं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं, अलग हो सकते हैं। कभी कभी भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। एक या अधिक पोषक तत्वों के अभाव से हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं अभावजन्य रोग कहलाते हैं। पादपों में पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है स्वपोषण कहलाती है। जंतुओं एवं अन्य जीवों पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन विषमपोषी कहलाते हैं। पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं, जिसको जाइलम या फ्लोएम के नाम से जानते हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है
जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है और इस ऊर्जा का उपयोग जल और कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। याद रखिएगा, ये खाद्य संश्लेषण में मदद करता है जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्यों कहते हैं प्रकाश संश्लेषण? क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही खाद्य का संश्लेषण होता है, खाद्य पदार्थ का निर्माण होता है, इसलिए यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है पत्तियों द्वारा और यह फिर खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सौर ऊर्जा चरम स्रोत है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि सभी प्रकार के जीवों के लिए सूर्य की ऊर्जा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल मिलकर के कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, और ये इस प्रक्रिया में क्लोरोफिल की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड अर्थात स्टार्च के रूप में संचित होती है। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। पादपों में पोषण की अन्य विधियां मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ पर निर्भर होते हैं। वे विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। जैसे अमरबेल का पादप है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। वह पादप परपोषी कहलाता है, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वाच्य करते हैं। इन्हें परजीवी कहते हैं। कुछ ऐसे पादप होते हैं जो कीटों को पकड़ते तथा उन्हें पचा जाते हैं। मृतजीवी रुई के धागों के समान संरचनाएं दिखाई पड़े, यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि विभिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं जैसे जैव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण व विलय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाती है। कवक अर्थात फंजाई अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। यीस्ट एवं छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी हैं, परंतु कुछ कवक पादपों, जंतुओं एवं मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवकों का उपयोग औषधि के रूप में भी होता है। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरणतः कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष
कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उनसे जल पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। लाइकेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इसमें एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक शैवाल को रहने का स्थान अर्थात आवास, जल तथा पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। कवक शैवाल को रहने का स्थान, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। कवक उपलब्ध कराता है शैवाल को तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। तो कवक का क्या काम है? शैवाल को मदद पहुंचाना, आवास, जल और पोषक तत्व, और बदले में शैवाल क्या देता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य पदार्थ। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलय के रूप में अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं, प्राणियों में पोषण, प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्ग्रहण की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित है। फिर से, प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्ग्रहण अर्थात भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित है। मतलब प्राणियों में अगर पोषण की बात करें तो उनको तत्वों की आवश्यकता होना चाहिए, आहार का अंतर्ग्रहण होना चाहिए, और शरीर में इसके उपयोग की जो पूरी विधि है, प्रक्रिया है, सन्निहित होती है। पूरी प्रक्रिया को प्राणियों में पोषण के नाम से हम जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कुछ संघटक जटिल पदार्थ है। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे रूप में नहीं कर सकते, अतः इन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक होता है, जैसे निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया है। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। मानव में पाचन, भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस तरह से इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। मुख गहिका जो ऊपर था, ग्रास नली जो यहाँ पे होता है, अमाशय जो नीचे होता है, छोटी आंत जो यहाँ पे होता है, बड़ी आंत जो अमाशय से जुड़ी होती है, तथा मल द्वार जो यहाँ पे है, मल द्वार अथवा गुद्दा। 6 गो टोटल होता है। ये सभी भाग मिलकर आहार नाल का निर्माण करते हैं जिसको पाचन नली भी कहते हैं। अमाशय की आंतरिक भित्ति क्षुद्रांड तथा आहार नाल, अमाशय की आंतरिक भित्ति जो होती है क्षुद्रांड, आहार नाल से संबद्ध विभिन्न ग्रंथियां जैसे कि लाल ग्रंथि, यकृत, यज्ञाशय पाचक रस स्रावित करती है। पाचक रस जटिल पदार्थों को
पाचक रस फिर क्या करती है, जटिल पदार्थों को सरल रूप में बदल देते हैं। आहार नाल एवं संबद्ध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। मुख एवं मुख गुहिका आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। यहां से जब हम अंदर की ओर अपने भोजन को लेते हैं तो इसको हम अंतर्ग्रहण कहते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग ग्रंथिका सॉकेट में फंसा होता है। हमारे मुख में लाल ग्रंथि होती है जो लाल रस अर्थात लार स्रावित करती है। लाल रस, लाला रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देती है। जीभ एक मांसल पेशियां अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका अधर तल से जुड़ी होती है। हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार बनाने को मिलाने का कार्य करती है तथा निगलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती है। हमारे दांतों का प्रथम सेट 600 काल से निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक यह सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें हम अस्थायी दांत कहते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के अस्थायी दांत पूरे जीवन भर रहते हैं तथापि वृद्धावस्था में प्रायः गिरने लगते हैं। भोजन नली ग्रसिका गले एवं वत्स से होती हुई ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप वमन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं, तब हमें घुटन का अनुभव होता है तथा हिचकी आने लगती है या खांसी उठती है। आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। यह चपटा एवं जे की आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह एक ओर ग्रसिका अर्थात ग्रास नली से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत्र में खुलता है। आमाशय का आंतरिक स्तर श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। पाचक रस मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस अर्थात जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। अब क्षुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी आध्यात्मिक कुंडली नली होती है। यह यकृत एवं अग्न्याशय नाव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से कुछ रस स्रावित होते हैं। यहाँ पर नाव को स्राव प्राप्त करती है बोल सकते हैं। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है जो उदर माने पेट के ऊपरी भाग के दाहिनी और दक्षिण ओर अवस्थित होती है। यह शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पीत रस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। पीत रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण
भूमिका निभाता है। हाइड्रो कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। वसा वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। वसा वसा अम्ल में परिवर्तित हो जाता है एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है, और उसी प्रकार प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। क्षुद्रांत के अवशोषण, पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत्र की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांत के अतिरिक्त भित्ति उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रसांकुर कहते हैं। दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घ रोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है। दीर्घ रोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। बृहदांत्र, बृहदांत्र क्षुद्रांत्र की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। यह लगभग 5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। पचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुद्दा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे निष्कासन कहते हैं। घास खाने वाले जंतुओं का पाचन, गाय भैंस तथा घास खाने वाले अन्य जंतुओं को देखा है आपने, वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं। जब वे खा न रहे हों, वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगलकर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रूमेन अर्थात प्रथम आमाशय कहलाता है। रूमिनेंट में आमाशय के 4 भाग में बटा होता है। रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल या कड कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा जिसे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमंथन या जुगाली करना कहते हैं। ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमांथी कहलाते हैं। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। जानवरों जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में रुद्रांत्र बृहदांत्र के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है, जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। परिसंचरण तंत्र, रक्त, रक्त वह तरल पदार्थ या द्रव है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह पाचित भोजन को क्षुद्रांत्र या छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। रक्त शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। रक्त एक तरल पदार्थ से बना है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाएं अर्थात आरबीसी होती है, जिसमें एक लाल वर्णक होता है, जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में अंततः सभी कोशिकाओं में परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। रक्त में अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती हैं, जिसे श्वेत रक्त कोशिकाएं अर्थात WBC कहते हैं। ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। रक्त का थक्का बन जाना उनमें से एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति होने के कारण होता है, जिसे हम पट्टी काणु या प्लेटलेट्स कहते हैं।
अब आते हैं रक्त वाहिनियां। शरीर में दो प्रकार की रक्त वाहिनियां पाई जाती है। पहला है धमनी, दूसरा है शिरा।